नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री धामी ने किसान मेला और उद्योग प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कृषकों का किया सम्मान। पंतनगर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। उत्तराखंड में साइबर अटैक से कामकाज ठप। पूरे सिस्टम में वायरस आने की वजह से हुई प्रॉब्लम। कई एक्सपर्ट सिस्टम को सुचारू करने में जुटे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारी। बीजेपी ने मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। आपदा से आई समस्याओं का जल्द हो निपटारा। दून मेडिकल कॉलेज को मिली तीसरी अल्ट्रासाउंड मशीन। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इमरजेंसी ओटी का किया उद्घाटन। और नवरात्रि महापर्व में आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में उमड़े भक्त। लोहाघाट में गरबा महोत्सव की धूम। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पंतनगर पहुंचकर 116वां अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में लगे विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में उन्होंने हरेला उद्यान का वर्चुअल शुभारंभ किया और प्रकाशित साहित्य का विमोचन किया। इस अवसर पर विभिन्न जनपदों से आए प्रगतिशील कृषकों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें चंपावत के भीम सिंह महर, हरिद्वार के ओमवीर सिंह, पिथौरागढ़ के केशव दत्त, चमोली से लक्ष्मी देवी, नैनीताल से प्रताप सिंह, देहरादून से इंदर सिंह नेगी, अल्मोड़ा के शंकर सिंह बिष्ट, उधम सिंह नगर से अनिल दीप सिंह और रुद्रप्रयाग की सुनीता देवी को सम्मानित किया गया। धामी ने 116वां किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी की बधाई देते हुए कहा कि भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्यक्रम में आप सभी महानुभावों के बीच आकर अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। बहुत बड़ा मेला है और अपने आप में मेले का भी अपना बहुत बड़ा काम है। निश्चित रूप से मेले हमारे कृषि के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान, नवाचार, किसानों को मिलने वाली सुविधाएं, जानकारियां, इस प्रकार की चीजें उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर एक साथ हमारे वैज्ञानिक भी मिलते हैं, उद्योगी भी मिलते हैं, किसान भी मिलते हैं और सब मिलकर जो सब पर चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से किसान भाइयों को इससे बहुत लाभ होगा और बहुत लाभ होता है और भविष्य में और अच्छा हमारा विश्वविद्यालय करेगा। कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में मेरी सभी किसान भाइयों को बहुत शुभकामनाएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, उसमें हमारे किसान भाई भी उस प्रगति में तेजी से आगे बढ़ेंगे। किसान हमारी प्राथमिकता है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता। उत्तराखंड में एक बड़े साइबर अटैक्स ने राज्य के पूरे आईटी सिस्टम को ठप कर दिया। साइबर हमले के चलते उत्तराखंड का पूरा आईटी सिस्टम 72 घंटे तक ठप रहा। इससे सरकारी कामकाज पर खासा असर पड़ा। राज्य की कई महत्वपूर्ण वेबसाइट और सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गईं। आपको बता दें कि इनमें सीएम हेल्पलाइन, भूमि रजिस्ट्री और ई ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सचिवालय में भी पूरे दिन कामकाज नहीं हो पाया। साइबर हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान के अलावा सबसे अहम स्टेट डेटा सेंटर भी इसकी जद में आ गया। एज सच मैं इस पे कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि हमें पता ही नहीं, उन्होंने एनालिसिस लिया हुआ है। ये हमारे सिस्टम्स पे है, उसकी स्कैनिंग में हमें पता चला। टचवुड इन्फेक्टेड कुछ नहीं है, बट वो जब हम लॉग एनालिसिस अब करेंगे तो जो आप कह रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा सोर्स है, कोई बाहर से है, वो तभी हमें पता चल पाएगा। उससे पहले मैं कुछ नहीं, वी कांट से दैट क्योंकि अभी तक अभी हम ये भी नहीं कर सकते। किस तरीके का वायरस जिसने इन्फेक्ट किया है? सच बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, वो ट्रोजन वायरस होता है, वो टेक्निकल टर्म्स वुड बेटर बी नोन।
ठीक है, बट क्लीनिंग पे स्कैनिंग पे ये पता चला है, तो इसलिए एज अ प्रिकॉशन हम लोग उसको पूरा डाउन रखेंगे, और जब तक हमारे सारे सिस्टम्स को हम थॉरली डबल ट्रिपल चेक नहीं करेंगे मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। कब तक आपको बैंक के अभी हम लोग का जो अभी लेटेस्ट अपडेट हम लोग का सुबह का है कि हमारे स्कैनिंग ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गई है। फिर क्योंकि हम एक एक करके करेंगे तो मेरे ख्याल से 2 घंटे में मैं अपनी टेस्टिंग करके पहली एप्लीकेशन अपनी लाइव करूंगी, और उसके बाद हल्के हल्के जब हमें सब लगेगा कि हमारे सिस्टम ठीक काम करे तो हम शाम तक सब कुछ लाइव करेंगे। ये जो मूल समस्या जहाँ से भी आई है, इसको डायग्नोज होने में अभी क्या एक्सपर्ट क्या बता रहे, कितना समय लग सकता टाइम लगेगा। अभी हम एक्चुअली क्या होता है एज अ प्रोटोकॉल हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग एसटीएफ को रिपोर्ट कर देते हैं या सर्टेन को रिपोर्ट कर देते हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये तो हमारी एक भारत सरकार की एजेंसी है एनसीआईपीसी, हम इन सबको रिपोर्ट कर देते हैं, तो उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन सब चीजों में जानकारी रखते हैं वो उसको देखेंगे और वही बता पाएंगे, इसमें मैं ज्यादा कुछ आपको है? अच्छा, केंद्र केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की अभी तारीख भी तय नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव को जीतने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके अंतर्गत बीजेपी ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में 5 मंत्रियों को 5 मंडल बनाकर अलग अलग मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अंतर्गत मंत्री क्षेत्र का दौरा कर अपने अपने मंडल के लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। हर जगह जाएंगे क्योंकि पिथौरागढ़ के अंदर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री का दौरा हुआ है और वहां की समस्या का भी समाधान हुआ। वहां भी मुख्यमंत्री घोषणाएं की गई है, अनेकों घोषणाओं को वहां भी क्रियारूप दिया गया। आजकल आप देख रहे हैं एक योजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है, क्योंकि मैंने कहा केदारनाथ की तत्कालिक आपदा है और तत्कालीन आपदा के बाद वहां का लोगों को की चुनाव भी होना है और व्यक्ति उत्साह से चुनाव में तब जाएगा जब उसकी मूलभूत समस्याओं के समाधान की अपेक्षा सरकार से रहती है। तो सरकार के मंत्री को लगाकर हमने उस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का काम किया है। इसको राजनीतिक चश्मे से कांग्रेस के लोग देखे तो देखते रहे, हमको समाधान चाहिए, हमको वहां के चुनाव में उत्साह चाहिए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज में तीसरी अल्ट्रासाउंड मशीन और इमरजेंसी ओटी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दून अस्पताल में बहुत लोड है और अल्ट्रासाउंड की दिक्कत हो रही थी, इसीलिए तीसरी अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया गया है। मेडिकल कॉलेज में ये तीसरी जो है अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया है, और चूंकि देहरादून मेडिकल कॉलेज में लोड बहुत है इसलिए यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की काफ़ी दिक्कत रही थी, तो आज हमने ये तीसरी मशीन का यहाँ पे उद्घाटन किया है। और पर डे लगभग 60 से 70 यहाँ पे अल्ट्रासाउंड एक्स्ट्रा और हो जाएंगे। यहाँ पे एक इमरजेंसी ओटी की भी दिक्कत थी, उसका भी आज मैंने उद्घाटन किया है। और मैं कह सकता हूँ कि दून हॉस्पिटल में जितना हम पे दबाव है, लगभग पर डे 3000 मरीज यहाँ आते हैं, तो हम और मानव संसाधन भी यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, व्यवस्थाएं भी बढ़ा रहे हैं, और निकट 1-1.5 साल में लगभग 7 मंजिला नई बिल्डिंग बन रही है। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने आज अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की। कल हरिद्वार कलेक्ट्रेट पर धरना देने की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि कल सुबह नगीना सांसद हजारों लोगों के साथ कोर कॉलेज से रवाना होकर हरिद्वार कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि शांता शाह की दलित बेटी और सोहलपुर गढ़ा के वसीम की हत्या को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के उन पर अनदेखी के भी आरोप लगाए। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने बताया कि कल हजारों की संख्या में लोग हरिद्वार कूच करेंगे। पूरे हरिद्वार जनपद के लोगों की आने की उम्मीद है और दिन रात मेहनत की गई है। गांव-गांव लोगों से संपर्क किया गया है। भाई महक सिंह लगातार जो हैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव देहात में सभी से संपर्क किया है। बहुत मेहनत की है टीम ने। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का समर्थन पूर्ण तरीके से हमारे साथ है और इस आंदोलन को में वो हमारे साथ आए, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा। खानपुर क्षेत्र से हमारे माननीय विधायक जी उमेश कुमार जी और नगीना लोकसभा क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा एक आंदोलन का निर्णय लिया गया है। ये आंदोलन सांथरसा और सोहलपुर के पीड़ित परिवार के लिए उन्हें न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा अब तक किसी भी प्रकार से कोई ठोस कार्रवाई दोषियों पर नहीं की गई है।
सांथर शाह में तो मुकदमा दर्ज हुआ और कुछ लोग उसमें जेल भी गए, लेकिन सोलपुर में तो आज तक गंगनहर थाने में कोतवाली में अब तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बनी रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोटद्वार में जल संस्थान की अनियमितताओं का मामला सामने आया है। यहां पर कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते एक सहायक अभियंता ने रिटायरमेंट के बाद भी फाइलों पर साइन कर पेयजल कनेक्शन की अनुमति दी। एई बीआर चौधरी का रिटायरमेंट दिसंबर में हो गया था, लेकिन उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया जो अगस्त में खत्म हो गया। इसके बावजूद वो सितंबर में भी फाइलों पर साइन करते रहे और कई पेयजल कनेक्शन स्वीकृत किए। सेवानिवृत्त होने के बावजूद एई ने कई पेयजल कनेक्शन की फाइलों पर साइन कर अनुमति दी। जो ये फाइल साइन होने वाला मामला है वो कंज्यूमर के जो जल सीजन होते हैं उसकी फाइल का था, तो उसमें 8-9 फाइलों में उनके द्वारा साइन कर दिए गए थे। अभी 31 अगस्त को वो रिटायर हो गए, उनका काम कार्यकाल खत्म हो गया। और जो उनकी पिछली फाइल जो थी जो उनके कुछ आख्या देनी थी उन्होंने अपनी चिट्ठियों में, तो उसमें साथ ही वो रखी थी तो उन्होंने कर दी थी। जैसे ही वो हमारा संज्ञान में आया वो रुकवा दिया गया और वो फाइलें पूरी जो हैं वो दूसरी नहीं बनेंगी फाइलें, क्योंकि करेक्शन की फाइलें हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने जिला प्रशासन चंपावत के संयुक्त तत्वावधान में विद्यार्थियों के लिए पुस्तक प्रदर्शनी का राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चंपावत में आयोजन किया। जीजीआईसी चंपावत में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और जिला प्रशासन चंपावत के तत्वावधान में 2 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी के शुभारंभ समारोह को बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नवनीत पांडेय ने संबोधित कर कहा कि इंटरनेट पर सर्च कर पढ़े गए। जिलाधिकारी नवनीत पांडेय ने यह भी कहा कि मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने में नेशनल बुक ट्रस्ट का बड़ा योगदान है। ट्रस्ट की ओर से सभी विषयों पर पुस्तकों का प्रदर्शन किया जाता रहा है। इससे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध हो पाती है। हमने एक आग्रह किया था नेशनल बुक ट्रस्ट से कि जैसा आपने बताया कि पर्वतीय जो बच्चे हैं जो उनके पास अच्छी लाइब्रेरीज की एक्सेस नहीं हो पाती है, अच्छी किताबों की एक्सेस नहीं हो पाती है, तो उन लोगों को अच्छी गुणवत्तापूर्वक किताबें मिल सकें। इसलिए हमने एनबीटी से आग्रह किया था और एनबीटी ने हमें जो है बड़ा अच्छा वो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा 1 सप्ताह चंपावत में जो है प्रदर्शनी के लिए उन्होंने जो हमी भरी है। उसी क्रम में आज चंपावत और फिर क्रमशः लोहाघाट, पाटी और बाराकोट में भी ये प्रदर्शनी लगाई जाएंगी। इसका प्रयास यही है कि जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उनमें जो एक पढ़ने की प्रवृत्ति जो है वो कम होती जा रही है। और जो हमारे जवान हरिद्वार के सिडकुल स्थित एक निजी होटल में विश्व मानव दिवस श्रृंखला के अवसर पर मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रदर्शन किया, साथ ही सामाजिक जागरूकता के संदेश भी साझा किए। महोत्सव का उद्देश्य समाज में विभिन्न मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को उनके महत्व से अवगत करवाना था। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जहां छात्र छात्राओं ने लोक नृत्य, गायन और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित किया। इसके साथ ही बच्चों ने विभिन्न मानकों और उनके सामाजिक महत्व पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में बच्चों ने जोर देकर कहा कि समाज के हर व्यक्ति के लिए विभिन्न मानकों की जानकारी जरूरी है। डे मानक महोत्सव के रूप में आज यहाँ पर मनाया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम करे, डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर सारा इंतजाम किया गया। बच्चों की एग्जीबिशन भी लगाई गई जिसमें बच्चों ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। हर प्रोडक्ट के मानक होने चाहिए, उपभोक्ता को बताना चाहिए जो चीज़ वो परचेज कर रहा है उसके मानक क्या है, क्या उसका स्टैंडर्ड है। तो ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और जरूरी डिपार्टमेंट है और उपभोक्ता के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकि जो चीज़ हम परचेज करें, जिसकी कीमत दे रहे हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसमें क्या मानक है। चाहे फूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे यूटेंसिल्स हो, कोई प्रोडक्ट मैं समझता हूँ अगर बाजार में बिक रहा है तो उसके मानक तय होने चाहिए और ये डिपार्टमेंट को इसके बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करना चाहिए। जो ये शेड्यूल में आज कार्यक्रम था, एक तरह से अपने जो हमारा भारतीय मानक ब्यूरो है उसके द्वारा जो मानक निर्धारित किए जाते हैं या औद्योगिक विकास है या किस तरह से आज हमारे देश के विकास में
हमारे देश की सुरक्षा, व्यवस्था और स्वास्थ्य और मैं कहूँ तो पर्यावरण भी, उन सब में जिस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय मानव ब्यूरो निभा रहा है और उसी के साथ जिस तरह से पूरे देश को अवगत कराया जा रहा है, उसी में एक कड़ी आज ये भी थी जिससे कि अपने जितने भी औद्योगिक संस्थान, जितने भी अपने मानव ब्यूरो से जुड़े, मानक से जुड़े हुए संस्थान है, मैं कहूँ तो सभी हैं, उन सब के ऊपर भी एक तरह से आगे बढ़ने की गति है, उससे अवगत कराना और अपनी विश्वसनीयता को, अपनी जिम्मेदारी को और अपने विकास में दिए जा रहे योगदान को बताना। तो हरिद्वार के सिरकुल में एक निजी होटल में विश्व मानव दिवस श्रृंखला के अवसर पर इस मानक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सामाजिक जागरूकता का संदेश भी साझा किया। महोत्सव का मकसद समाज में विभिन्न मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को उनके महत्व से अवगत करवाना था। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। यहाँ छात्र छात्राओं ने लोक नृत्य, गायन और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित किया। उत्तराखंड में महाराजा अग्रसेन की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। पहाड़ों की रानी मसूरी में अपर माल रोड अग्रसेन चौक पर अग्रसेन भगवान की प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर शॉल चढ़ाया गया। तो रामनगर में भी अग्रसेन महाराज की विशाल शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। पौड़ी ब्रह्मकुंड पर संत समाज और भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने मिलकर गंगा पूजन और दुग्धाभिषेक किया। इस दौरान गंगा सभा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पूजन के बाद विधायक किशोर उपाध्याय ने ग्लेशियर की तेजी से पिघलने और गंगा के घटते वेग पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ी को गंगा और हिमालय के अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ सकता है। बूंद नहीं बचेगी तो क्या गंगा बच जाएगी? क्या यहाँ हरिद्वार में ब्रह्मकुंड का जो गौरव है वो बच जाएगा? क्या प्रयागराज, क्या काशी और क्या गंगा सागर? और अगर बर्फ नहीं रहती है हिमालय में तो ये तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। आप ये देखिए कि जो दूसरा उसका जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि बड़े बड़े देश डूब जाएंगे। मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ लोगों ने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं 5-10 हजार करोड़ की बना दी। अरे वो डूब जाएंगे तो करोगे क्या? उसी तरह की हालत मद्रास से लेकर के सबसे पहले सिंगापुर डूबेगा, जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं सबसे ज्यादा। जापान डूब जाएगा, आधा अमेरिका डूब जाएगा, इंग्लैंड डूब जाएगा। तो इसलिए आज हम आध्यात्मिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। गंगा का पूजन और आशीर्वाद इस उद्देश्य से लिया गया है क्योंकि हमारी माँ गंगा और हिमालय के ऊपर वर्तमान में बड़ा संकट है। अगर माँ गंगा की जिस तरह से हम आरती पूजा ये कर रहे हैं और भविष्य में जिस तरह से ग्लेशियर कितना पीछे चला गया, पहले गंगोत्री में था, अब गोमुख कितना 28-29 किलोमीटर चला गया था, इतना दूर चला गया और धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि अगर ग्लेशियर सूख जाएगा तो गंगा माँ का अस्तित्व ही विलुप्त हो जाएगा सरस्वती की तरह। और हिमालय कैसे बचेगा? तो इन सब बातों को लेकर हमारे किशोर उपाध्याय जी का एक चिंतन, एक संकल्प, एक दृढ़ प्रतिज्ञा लेके आए हुए हैं कि माँ को पुनः हमेशा हमेशा के युग युग तक इसी तरह से पुनर्जीवित रहे और हिमालय सुरक्षित रहे। इसीलिए ये संकल्प लिया गया है और इसी के लिए आगे सरकार से मिलके और बाकी भी जन समुदाय से भी मिलके, गंगा सभा से भी मिलके सभी लोगों को साथ जोड़ के एक मुहिम ऐसी चलाई जाएगी जिससे इसका संरक्षण और संवर्धन हो। भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से तीर्थ यात्रियों के आने से काफी रौनक लौट आई है। आपको बता दें कि हर दिन 10,000 के आसपास तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में मौसम भी काफी सुहाना बना हुआ है। चटक धूप खिली हुई है। हालांकि बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम थोड़ी बहुत ठंड महसूस जरूर की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्राओं की आस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही। तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के सिंह द्वार पर लंबी लंबी कतारों में देखे जा सकते हैं। उत्तराखंड से बाहर के लोग केवल अब 250 वर्ग मीटर जमीन ही पारिवारिक तौर पर खरीद पाएंगे। मुख्यमंत्री धामी के इस निर्णय के बाद
चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, यही नियम पहले खंडूरी सरकार के समय में बनाए गए थे। इसमें थोड़े परिवर्तन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने किए। इससे कई बाहरी लोगों ने ज्यादा जमीनें खरीदकर इसका दुरुपयोग किया। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि 2017 में हमने इन्वेस्टर समिट करवाया था और पहाड़ों में इन्वेस्टमेंट किया जाए, इसके लिए हमने कुछ सीलिंग हटाई थी ताकि पहाड़ों में पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरह की तमाम सुविधाएं मिल सकें और इसके साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। लेकिन हमारे द्वारा यह साफ गाइडलाइन थी कि जिस उद्देश्य के लिए भूमि खरीदी गई है, अगर 2 साल में वो उद्देश्य से काम नहीं करते हैं तो खुद ही वो भूमि सरकार के अधीन हो जाएगी। हमने इन्वेस्टर समिट किया था और पहाड़ों में इन्वेस्टमेंट जाए उसके लिए हमने कुछ के लिए सीलिंग हटाई। उसमें था स्वास्थ्य। आज भी उत्तरकाशी जनपद में कोई भी प्राइवेट अस्पताल नहीं है। पर्यटन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से कुछ संशोधन किया था, पर संशोधन इन शर्तों के साथ था कि अगर 2 साल के अंदर अगर जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए भूमि खरीदी गई है उस पर काम प्रारंभ नहीं होता तो वो भूमि स्वतः सरकार में निहित हो जाएगी। ये था 2017। अब हम क्या चाहते हैं और कैसा भू कानून चाहते हैं, ये इसका कोई मॉडल अगर सामने आए और अच्छा मॉडल आए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।